है ये मसला भी कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है और तालीमी संस्थाएं कायम नहीं हो पाती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय you have to go to इंदौर। तो कैसा है तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का। बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वक्फ संपत्ति और वक्फ बोर्डों के हालात के बारे में। जानकारों के मुताबिक जब आज तक वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी की मदद नहीं की जा सकी है तो सवाल है कि इतने बड़े तामझाम की जरूरत क्या है। समाज के रहनुमाओं की माने तो वक्फ बोर्ड अपनी खस्ताहाली का खुद जिम्मेदार है। उधर अक़लियती संगठनों की तरफ से भी वक्फ की संपत्तियों को बचाने के सिलसिले में आज तक कभी भी कोई पहल नहीं की जा सकी है। वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव करने वाला ये इदारा खुद भी अपनी मुश्किलों का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से
मदद का भरोसा तो दिलाया जाता है, लेकिन बड़ी रकम बोर्ड को नहीं मिल पाती है। लिहाजा गरीबों की मदद करने का सपना हमेशा टूटता रहा है। फिलहाल वक्फ बोर्ड की सालाना आमदनी 18 लाख से बढ़कर 23 लाख हो गई है और सरकार की तरफ से 23 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, जबकि कर्मचारियों के वेतन पर ही सालाना बोर्ड को 90 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। हमारे बुजुर्गों ने अपने बेशबहा इमलाक को ताक़यामत सदका जारिया के तौर पर कौम व मिल्लत के फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दिया, वक्फ फी सबीलिल्लाह कर दिया। उन्होंने मकसद था कि ताक़यामत उम्मत की अपने कौम की फलाह बहबूद हो सके। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जो अदारा खुद अपने आप में भी खुद कफील नहीं हो सकता है, वो अदारा दूसरों की मदद क्या करेगा। ये मुश्किल तब है जब वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की तादाद सिर्फ 18 है, जबकि 60 पद स्वीकृत है। अगर सभी पदों पर कर्मचारियों की बहाली हो तो सालाना बोर्ड को 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ दिलचस्प है कि ये सिर्फ 18 लोग ही पूरे बिहार के वक्फ संपत्तियों की निगरानी करते हैं। बोर्ड की माने तो कर्मचारियों की कमी की वजह से भी उनके कई सारे काम ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। वक्फ बोर्ड के पास ऐसे वकला की टीम होनी चाहिए जो औकाफ की जायदादों की कानूनी इमदाद करके मुतवल्लियों की कानून के जरिए उनको वागुजार कराए और फिर उनको तरक्की देने का मंसूबा वो बनाए। बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह के मुताबिक अब वो वक्फ बोर्ड को कारगर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इरशादुल्लाह खुद कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि बोर्ड की तरफ से आज तक किसी की मदद नहीं की जा सकी है। बिहार में अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक दो प्लॉट को हमने सोचा है, जैसे अरंडा वक्फ स्टेट है, तारामंडल के पीछे है, अंजुमन इस्लामिया है, जो पटने शहर में कुछ ऐसे प्राइम लोकेशन पे जमीनें हैं, इसको डेवलप करने का इरादा किया है। उधर बोर्ड के सीईओ के मुताबिक वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार की स्कीम को लागू कराने की कोशिश की जा रही है। जानकारों की माने तो अब तक वक्फ बोर्ड ने किसी की मदद तो नहीं की है, लेकिन सरकार की महिला प्रतियोगिता योजना को लागू कराकर अपनी पीठ जरूर थपथपाने में लगी है। हम लोगों ने सरकार को लिखा और सरकार ने इस पर हमें पिछले साल भी 1.5 करोड़ रुपया दिया और इस साल भी 1.5 करोड़ रुपया मिल गया, जिससे हम इस साल 2000 तलाकशुदा औरतों के पास 10-10 हजार रुपए का चेक भेज रहे। जी बिल्कुल, ये तो तलाक मुस्लिम समाज में तलाकशुदा औरतों को बैक वक्त 10,000 रुपए का माली ताउन हम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के सीईओ के मुताबिक कई ऐसी जमीनें हैं जिसके कागजात बोर्ड के दफ्तर में मौजूद नहीं है। सीईओ के मुताबिक पिछली सरकार को इस मसले का जिम्मेदार मानते हैं। सीईओ का कहना है कि बोर्ड को दुरुस्त कर दिया जाए तो आज भी ये अपनी संपत्तियों से विकास की कहानी लिख सकता है। हमने 300 करोड़ रुपए की मांग की है वक्फ काउंसिल से, दिल्ली वक्फ काउंसिल से हमने 300 करोड़ रुपए की मांग की है। अगर ये 300 करोड़ रुपया मिल जाता है और इससे हम अपना वक्फ स्टेट को डेवलप कर देते हैं, एक वक्फ स्टेट डेवलप करने के लिए हमें 20 से 30 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो इस तरीके से सिर्फ 10 वक्फ स्टेट को अगर हम डेवलप करते हैं तो 300 रुपया खर्च होगा। हम आने वाले वक्त में उस रुपए की अदायगी भी कर देंगे और उस वक्त हमारे वक्फ स्टेट की सालाना आमदनी 20 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सवाल है कि वक्फ बोर्ड को विकास का काम करने से किसने मना किया है। बोर्ड के जिम्मेदारों के पास इस सिलसिले में कई तरह के जवाब हैं, लेकिन मंसूबा कुछ भी नहीं है। उधर वक्फ मार्केट भी पुराने रेट पर चलता रहा है। आज भी वक्फ की दुकानों का किराया 100 से 500 रुपए के बीच में है। बोर्ड चाहकर भी किराया नहीं बढ़ा पाती है। वक्फ के मुतवलियों की गड़बड़ियां अपनी जगह है, नतीजा हमेशा मायूसकुन साबित होता रहा है। मिल्लत बिल्कुल इससे बेखबर है, बल्कि जिसको मौका मिल जाता है वही कब्जा करके सदकात और खैरात के इन हिस्सों को
आप जाए पटना शहर में, जाए बड़ी बड़ी दुकानें कर रखी है लोगों ने, जहां वो दुकान आम आदमी की जो दुकान हो सकती है वो 20,000 25,000 रुपए महीना किराए में मिल सकती है, वहां सिर्फ 500-700 रुपए किराए में वक्फ बोर्ड चला रहे हैं। और ऐसे लोग खैरात और सदकात भी बांट रहे हैं। खुद सदकात का पैसा, यतीमों का पैसा, बेवाओं का पैसा, माजूरों का, मुसाफिरों का, मजबूरों के लिए ये पैसे आने थी आमदनी। मैं खुद गया था बिहार शरीफ, सोगरा स्टेट का मामला मैंने देखा। सोगरा स्टेट की जो दुकान बनी हुई है वो 600 रुपए किराए में है, और वहीं पर जो लोगों की प्राइवेट है दुकानें, मैंने पूछा भाई आप कितना किराया दे रहे हो, कहा कि 2400 रुपए लग रहे हैं। तो यही हाल हर जगह है, पूरे तौर पर खयानत का मामला है। वक्फ बोर्ड अपनी तरक्की करना चाहता है। ये भी देखा गया है कि हर साल वक्फ बोर्ड कुछ न कुछ मंसूबा बनाता है, खासकर अपने वक्फ एस्टेट में मार्केट की तामीर और कुछ दूसरी चीजों का निर्माण कर अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता है। लेकिन पैसे की कमी वक्फ बोर्ड के हौसले को तोड़ती रही है। उधर वक्फ एस्टेट के मतवलियों की दादागिरी भी वक्फ बोर्ड को परेशान करती रही है। लिहाजा मसले हल नहीं होते हैं और वक्फ बोर्ड कंगाल की कंगाल रह जाती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। क्या कर रहे हो? बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। कल शाम बस स्टॉप पे सोचूंगी, कल फोन करना। बंद करो ये पागलपन, बाबूजी देख लेंगे। बाबूजी देख लेंगे, पड़ोसी देख लेंगे, देखने दो। तो कल बस स्टॉप पे क्या बहू इतनी देर कर दी? बाबू, हम समझते हैं कि रिश्तों के लिए अपना घर होना कितना जरूरी है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं आसान होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों के सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी? आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद? पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत? जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वक्फ संपत्ति और वक्फ बोर्डों के हालात के बारे में। वक्फ का मसला काफी संगीन है। दरअसल वक्फ संपत्तियों को अगर कारामद बना दिया जाए तो अक़लियतों के कई मसले आसान हो सकते हैं, उनकी कई मुश्किलें हल हो सकती है। लेकिन वर्षों से लूट रहे वक्फ बोर्डों की हालत बदल पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड की हालत बदल जाए तो ये संस्था अक़लियतों की मुश्किलों का दवा बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिलचस्प ये है कि इस सिलसिले में अक़लियतों की बड़ी संगठनें भी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और न ही सरकार, लिहाजा मसला हमेशा बना रह जाता है। 2 वक्फ बोर्ड है, एक शिया और सुन्नी दोनों, और दोनों के मुसलमान ही हुआ करते हैं, बड़े ही लोग हुआ करते हैं। बदकिस्मती इस कौम की है कि पॉलिटिशियंस ने जिस तरीके से इनको सब बाग दिखला के ठगा है, वैसे ये वक्फ बोर्ड के जो अथॉरिटीज हैं उन लोगों ने इन लोगों को ठगा है। वक्फ बोर्ड की जमीन को खुर्द बुर्द करके रख दिया। अब वो पूरे बाईपास पर अब चले जाइए, यहां से लेकर के वो जो ब्रिज है वहां तक सब वक्फ बोर्ड की जमीन है, शिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, बड़ी जायदाद है। सबको लोगों ने अपने माँ बाप के कब्र तक को बेच दिया लोगों ने। वक्फ की हालत बदल जाए तो खास तौर से उन लोगों को फायदा होगा जो पैसे की कमी के कारण तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं और जिन लड़कियों की शादी में पैसा रुकावट बनता है। साथ ही यतीम और जरूरतमंदों की आर्थिक मुश्किलें हल की जा सकती है। लेकिन इस मामले में जहां बोर्ड का रवैया बेहद सुस्त रहा है, वहीं अक़लियती संगठनों का किरदार भी मायूस कुन है। न कहीं पर कोई पब्लिक रफाई अदारा खोला जा सका आज तक, न कोई मटेरियल मदद दी जा सकी हमारे नौजवानों को जो तालीम के लिए कहा जाता है कि वहां से मदद मिलनी चाहिए, न वो किया जा सका। ऐसे में ये सवाल हमेशा कायम रह जाता है कि क्या वक्फ की संपत्तियों से बिहार के उन लोगों को फायदा होगा जिसकी मदद के नाम पर कभी अपनी करोड़ों की जमीनों को खुद इसी समाज के लोगों ने दान किया था। कहने और सुनने में ये अच्छा लगता है कि वक्फ की आमदनी से हजारों लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन ये काम उतना ही मुश्किल है। जानकार मानते हैं कि इस मामले में वक्फ बोर्ड और समाज की तरफ से जो पहल की जानी चाहिए वो आज तक नहीं की जा सकी है। बिहार के तनाजुर में अगर गौर करें तो हुकूमत इसकी तरफ अगर तवज्जो दे कि ऐसी आबादी का इंतखाब करे और वहां पर जमीन भी सरकारी जमीन या वक्फी जमीन मौजूद हो, उसको डेवलप करने की बात की जाए तो ये सब लोगों के फायदे की बात होगी और इसका फायदा रियासत को भी जाएगा, मुल्क को भी जाएगा। फकत अपने नशेमन को बदल लेने से क्या हासिल, निजामे नौ तो जब होगा कि सारा गुलसिता बदले। अक़लियती संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास खुद कोई रणनीति नहीं है। नतीजे के तौर पर विकास की बात तो की जाती है, लेकिन अमली तौर से उसकी कोशिश नहीं की जाती है। लिहाजा वक्फ बोर्ड की मौजूदगी के बावजूद दान की गई संपत्ति या तो कब्जे की शिकार होती रही है या फिर अपनी मोहताजी की आंसू बहाती रही है। काम के मामले में 65 साल बाद भी नतीजा शून्य है। मकसद जो लोगों के वक्फ करने का था, लोगों ने जो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के वक्त कहते हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया, यानी अल्लाह के बंदों को की तालीम के लिए या उनके मोहताजों की मदद के लिए, गरीब लड़कियों की शादी के लिए, नेक कामों के लिए लोगों ने वक्फ किया। वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। सूबे में वक्फ की संपत्तियों की तादाद काफी है, उसकी मालियत हजारों करोड़ की बताई जाती है। वक्फ की बेशकीमती जमीनों पर जमीन माफियाओं का नाजायज कब्जा है और कई जगहों पर मतवलियों ने गड़बड़ी पैदा किया है। इस मसले को हल करने के सिलसिले में वक्फ बोर्ड की इंतजामिया और मुलाजिम कुछ नहीं कर पाते हैं और सरकार को भी इससे कोई मतलब नहीं है। उधर अक़लियती संगठनें भी सिर्फ बयान देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है। लिहाजा हजारों करोड़ की संपत्तियों से अक़लियती आबादी को
कोई खास फायदा नहीं हो पाता है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। प्यार और तकरार, कहा चलेगा गठबंधन, लेकिन इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी पर किया हमला। जदयू ने पीएम का दावेदार घोषित करने के लिए दिसंबर तक का दिया अल्टीमेटम। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में प्रस्ताव पेश। पटना में नीतीश के खिलाफ रामविलास का मोर्चा, लोजपा कार्यकर्ताओं ने किया राजभवन मार्च। गोपालगंज की लड़की से ट्रेन में गैंगरेप, समस्तीपुर में रेलवे ट्रैक पर जख्मी हालत में मिली पीड़िता, इलाज के लिए लाया गया पीएमसीएच। और जहानाबाद में उत्पाद अधीक्षक की मौत के मामले में नया मोड़, परिजनों ने जाहिर की हत्या की आशंका, शराब माफियाओं पर आरोप। ये जो देश का मानस है उसको समझना चाहिए। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता है। तो भाई हम विकास भी कर जाएं और भुखमरी के शिकार भी लोग रहें, वो कैसा विकास? हम विकास भी कर जाएं, कुपोषण के शिकार लोग रहें, वो कैसा विकास है? ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा। नमस्कार, अपने बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। नीतीश ने उन सभी मसलों पर जवाब दिया जो पिछले दिनों नरेंद्र मोदी उठाते रहे, चाहे विकास मॉडल की बात हो या राजधर्म निभाने का मुद्दा। नीतीश ने कहा कि देश में बदलाव का माहौल है, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए होना चाहिए, न कि हालात और बिगाड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में टोपी भी पहननी पड़ेगी और गले भी लगाना पड़ेगा। वहीं विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये कैसा विकास है कि बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। इस देश के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अक्लमंद होते हैं। उनकी अकल में कोई कमी नहीं है और अनेकों बार फैसला दिया। विकास तो सब जगह हो रहा था, लेकिन कैसा विकास होना चाहिए? हमने एक जिक्र किया, हम लोगों के भी विकास का मॉडल है। हम तो उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और उसी रास्ते से बढ़ेंगे कि भाई हम विकास भी कर जाएं और भुखमरी के शिकार भी लोग रहें, कैसा विकास? हम विकास भी कर जाएं, कुपोषण के शिकार लोग रहें, वो कैसा विकास है? विकास भी कर जाएं और पीने का पानी न मिले, ये कैसा विकास है? कौन सा विकास है? विकास का मतलब है बुनियादी ढांचा का भी विकास और मानव का भी विकास। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा।
सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। वहीं नीतीश ने कहा कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए अटल जी जैसी सोच चाहिए, जो सबको साथ लेकर चलते थे, और इसी रास्ते पर चलकर राजधर्म का पालन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में समझौते होते हैं, लेकिन बुनियादी उसूलों से समझौता नहीं हो सकता, और सत्ता रहे या जाए, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। देश को चलाने के लिए अगर आज हम फिर नाम दें तो अटल जी का सोच चाहिए। सबके साथ लेकर चलते थे, हम लोग छोटे थे उम्र में भी, लेकिन क्या प्यार और इज्जत करते थे। तो हम लोग चाहेंगे कि जो अटल जी का रास्ता था, वो हमेशा कहते थे राज धर्म का पालन करो, वो जो राज धर्म का रास्ता था। हम तो चाहेंगे कि भाई पूरी कोशिश करेंगे कि वही रास्ता चले। राजनीति में समझौते होते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी उसूल है, उसे समझौता नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि सत्ता में बने रहोगे, धर्मनिरपेक्षता से समझौता कभी नहीं करेंगे, सत्ता में रहें या बाहर जाए, नहीं होगा समझौता। बहुत सारे वहीं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर नीतीश ने कहा कि एनडीए की तरफ से पीएम पद का दावेदार ऐसा हो जो देश को जोड़कर चल सके और जिसमें देश को मजबूत करने का मादा हो। हम लोग इसके लायक नहीं। भैया एक बात समझ लीजिए, हमारी पार्टी है, जरूर देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश को जोड़कर चल सके, देश को एक करके चल सके, मजबूत रखे। यह हम लोगों की कोशिश जरूर होगी, लेकिन हम लोग ये भ्रम नहीं पालते हैं कि इतनी कम ताकत पर हम लोग बन जाए। अगर कभी कोई भ्रम पाल भी लेगा तो वही हस्त्र होगा जो देवेगौड़ा जी का हुआ था, गुजराल जी का हुआ, चौधरी साहब का हुआ था, चंद्रशेखर जी का हुआ था। इस सब हम लोग भ्रम नहीं पालते। देखिए सिद्धांत पर है, लेकिन अब जिसको जो मन में आता है कुछ कहता रहता है, चलाता रहता है, तो हम लोग अब कितना बार बार बोले तो क्या फायदा। लेकिन हकीकत यही है, सबको ये बात समझनी चाहिए। हम लोग अपनी भूमिका अदा करेंगे। क्यों नहीं भूमिका अदा करेंगे? वो बिहार बढ़िया से चल रहा है, अभी बढ़िया से चलने दीजिए भाई। बिहार में जो काम हो उसको मान लीजिए, बीज उसको लगा रहे, फसल लहलहा रही है। और इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही है, सुनाते हैं आपको। विपक्षी दल और हमारे सहयोगी दलों का ध्यान इन विषयों से हटकर हमारे मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर होगी या उन विषयों पर अपना ध्यान देंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भाजपा यूपीए सरकार के कुशासन से देश को मुक्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी टिप्पणी की गई है उसे हम खारिज करते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी की जाएगी, चाहे वो सहयोगी दल ही क्यों ना हो, उसे बीजेपी खारिज कर देगी। तो यानी कि बीजेपी की तरफ से पलटवार आ चुका है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुमार प्रबोध जुड़ चुके हैं। प्रबोध, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि राजनीतिक मौसम जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है, और आपने भी कहा था कि शायद तूफान तो नहीं आएगा, लेकिन गरज के साथ छींटे जरूर पड़ सकते हैं। तो लगता है आज हो चुका है ऐसा। प्रबोध जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आपसे जानना चाह रहे थे हम कि अब पलटवार बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, साफ साफ कह दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी स्वीकार नहीं करेगी बीजेपी, चाहे सहयोगी दल ही ऐसा क्यों ना करे। तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ से बात करने की, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। तो प्रबोध, यही जानना चाहेंगे आपसे, ये
जो बयानबाजी का दौर है एक बार फिर से शुरू हो गया है। निर्मला सीतारमण कह चुकी है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई गठबंधन का साथी ही कुछ बोले तो। लगता है हमारा संपर्क टूट गया हमारे ब्यूरो चीफ के साथ। कोशिश जरूर करेंगे उनसे बातचीत करने की। हाल फिलहाल बताते हैं आपको, कल और आज 2 दिन जदयू की तरफ से राजनीतिक बयानबाजियां चली हैं।